हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम लोग बात करेंगे कुमार भ्रते का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो है स्तन्य की उत्पत्ति यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। स्तन्य के गुण क्या होते हैं, शुद्ध स्तन्य के लक्षण क्या होते हैं, पीयूष यानी कि कोलोस्ट्रम कितने टाइप का होता है, ब्रेस्ट मिल्क और कोलोस्ट्रम का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि आपको पता है स्त्रियों के अंदर 3 आशय एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें से एक गर्भाशय होता है और 2 क्या होते हैं, स्तन्य आशय होते हैं। ठीक है, ये सबको पहले भी पता है और हमारी जो हमारी प्रसूति तंत्र की सीरीज़ है उसके फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और इसी तरह मेल से ज़्यादा 20 पेशियाँ ज़्यादा होती हैं, जिनमें 10 पेशियाँ क्या होती हैं, स्तनों में प्रेजेंट होती है, यानी कि हर एक स्तन में 5 पेशियाँ होती हैं। तो इस तरह से टोटल अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के अंदर 20 पेशियाँ ज़्यादा होती हैं। तो आशय कितने होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, और पेशियाँ कितनी एक्स्ट्रा होती हैं, 20 पेशियाँ एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, इसी तरह धमनियाँ भी एक्स्ट्रा होती हैं, 2 धमनियाँ, जिनको क्या करना है, दूध का धारण कराना है, वो आचार्य सुश्रुत ने मानी है। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे स्तन्य की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, जो हमारा मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से भी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपने जैसे चरक संहिता में पढ़ा होगा कि आचार्य चरक ने क्या कहा है कि जो भी स्त्री खाना खाती है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला भाग वो बनता है जिसमें क्या बनता है, जो स्त्री के खुद के पोषण के लिए रहता है। दूसरा भाग क्या होता है, जो हमारा गर्भ है उसके पुष्टि के लिए रहता है। और तीसरा भाग क्या होता है, स्तन्य की निर्माण के लिए होता है। तो जब आप स्तन्य की उत्पत्ति देखोगे तो इसी तरह आपको स्तन्य की उत्पत्ति लिखना रहेगा। तो स्त्री की शरीर का कुछ भाग जो है गर्भ का पोषण, कुछ भाग क्या करता है, स्तन्य का निर्माण करता है, और कुछ भाग शरीर में पाचन करता है, और कुछ क्या रहता है, बॉडी में इसकी शेष यानी कि ईंधन की तरह या फ्यूल की तरह वर्क करता है। ठीक है, और आचार्य काश्यप और आचार्य चरक क्या कहते हैं कि हमारा जो स्त्री का आहार है उसको हम 3 भाग में बांट लेते हैं। 3 भाग में कैसे बटेगा, पहला भाग जो है वो गर्भिणी का खुद के शरीर की पुष्टि करेगा, मतलब जो स्त्री है, जो गर्भिणी है, उसका खुद के शरीर के लिए रहेगा, सेल्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा भाग जाएगा स्तन्य के निर्माण में। तो सेकंड पार्ट क्या करेगा, लैक्टेशन या लैक्टेशनल मिल्क का क्या कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, और तीसरा भाग जो रहेगा वो शरीर की पुष्टि और वृद्धि कराएगा, किसकी, गर्भ की। तो हमारा जो आहार है उसको 3 भाग में डिवाइड किया है। ये हमारा आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से बात की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन है क्या। अब मान लीजिए जैसे ही क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे क्या लाएगा, बेबी अपना माउथ लाएगा, कहाँ पे, जो निप्पल्स हैं उसके अराउंड। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइपोथैलेमस से के पास पहुँचेगी। मतलब क्या होगा, एक जैसे ही वहाँ पे सकिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, 2 हार्मोन बनाता है। पहला होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा बनाता है डोपामिन। अब ये देखो, यहाँ पे 2 हार्मोन के प्रोसेस रहते हैं। पहला, ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो, प्रोलैक्टिन रिलीज हो। और ये प्रोलैक्टिन रिलीज होने के बाद कहाँ जाए, ब्रेस्ट के टिश्यू पे जाए, और ब्रेस्ट के टिश्यू से क्या हो, मिल्क का सिक्रीशन हो, यानी कि लैक्टेशन हो। तो अगर मान लो कोई भी इम्पल्स वगैरह किसके पास आई है, हाइपोथैलेमस से। इम्पल्स डिफरेंट टाइप से आ सकती है, जैसे मतलब क्या होगा, मदर इमोशनल होगी टुवर्ड्स द बेबी, या अगर बेबी क्या करेगा, जैसे ही मदर के तुम कह सकते हो ब्रेस्ट के साथ या निपल्स के साथ उसका अटैचमेंट होगा, तो फौरन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा किसको, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाएगा पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन पे रिलीज होगा, और वो ब्रेस्ट टिश्यू पे जाएगा, लैक्टेशन हल कराएगा। ठीक है, ये हमारा बात है। साथ में क्या करता है हाइपोथैलेमस, इस प्रोसेस को रोकने के लिए भी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है डोपामिन। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, पिट्यूटरी को, ताकि पिट्यूटरी आगे प्रोलैक्टिन रिलीज ना करे। ये हमारा एक सिंपल सा एक कह सकते हो पाथवे है, ये एक फिजियोलॉजी रहेगी। अब लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फर्दर, जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी के पास क्या गया, इन्फॉर्मेशन गई, तो पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को रिलीज कराने के कुछ स्टिमुलेशन जाते हैं, जैसे सक्लिंग, मतलब जैसे बेबी सक करना शुरू करता है तो प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है वो और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस की कंडीशन है, डिहाइड्रेशन है, एक्सरसाइज या सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्लीप, एस्ट्रोजन या सेरोटोनिन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोलैक्टिन हमारा
स्टिमुलेट होता है। इसी तरह जब ब्रेस्ट के टिश्यू तक प्रोलैक्टिन जाके वर्क करेगा, ब्रेस्ट के टिश्यू से मिल्क इजेक्ट होगा, तो उसको भी स्टिमुलेट कराने के कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे कौन-कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या कराते हैं? ब्रेस्ट टिश्यू को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या करे? मिल्क का प्रोडक्शन करे। इसी तरह कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं, लाइक अगर हाई लेवल हो गया किसका? एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, तो ये क्या करेंगे? ब्रेस्ट टिश्यू से फर्दर मिल्क को रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये हमारी फिजियोलॉजी रहेगी लैक्टेशनल की, या फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध स्तन्य के लक्षण क्या क्या बताए गए। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आचार्य चरक ने क्या कहा है? जो स्तन कैसा हो? प्राकृत वर्ण, मतलब जो उसका नेचुरल वर्ण या कलर है, उसकी जो गंध है, उसका जो रस है, स्पर्श युक्त हो, या अगर हम उसको जल के पात्र में डालें तो वो क्या हो जाए? उसमें आराम से मिल जाए। और क्या होना चाहिए? पुष्टिकर और आरोग्यकर होना चाहिए, मतलब जो बच्चे की डेवलपमेंट कराता हो, जो बच्चे को क्या करता हो? आरोग्य रखता हो, ऐसा होना चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करते हैं आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग, तो आचार्य काश्यप क्या कहते हैं कि जो स्तन्य है वो कैसा? शीतल, निर्मल, पतला और शंख के आभा वाला श्वेत होना चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या कहा गया है? प्रसंग में मधुर और अविवर्ण होना चाहिए। ये बात यहाँ पे काश्यप ने की है। और साथ में क्या कहा गया है? जो स्तन्य शिशु को बल देगा, शरीर आयु और आरोग्य की वृद्धि कराने वाला होगा, या फिर जिसे शिशु और धात्री को कोई भी कष्ट ना हो, ऐसा स्तन्य शुद्ध बताया गया। तो ये हमारे शुद्ध स्तन्य के लक्षण की हमने बात की। अब अगर हम बात करते हैं स्तन्य के गुण के बारे में, तो आचार्य सुश्रुत ने 8 गुण बताए। कौन-कौन से? गुरु, मधुर, पिच्छल, शीत, स्निग्ध, श्लक्षण, खर और मृदु, ये 8 गुण कहे हैं। और अष्टांग संग्रह ने कितने कहे हैं? कौन-कौन से कहेंगे? मधुर, स्निग्ध, ओज और धातु की वृद्धि करने वाला होता है, वात और पित्त का शमन करने वाला होता है, वृष्य है, कफ को बढ़ाएगा, गुरु और शीतल होता है। ये अष्टांग संग्रह ने कहे हैं। तो इस स्तन्य के गुण की बात की। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कोलोस्ट्रम के बारे में, या हम कह सकते हैं कोलोस्ट्रम एक्चुअल में क्या होता है? जो मदर का फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है, पहले जब डिलीवरी हुई है उसके पहले 3 दिन जो मिल्क सिक्रीट होता है, जिसके अंदर क्या रहेगा? एंटीबॉडीज क्या रहते हैं? बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और जिसमें क्या रहता है? वाइटामिन्स का अमाउंट भी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, लेकिन जो फैट है और शुगर है उसका अमाउंट जो है बहुत कम होता है। उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम का नाम देते हैं। तो कोलोस्ट्रम इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग, कब सिक्रीट होता है? फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के पहले 3 दिन जो मिल्क सिक्रीट होता है फीमेल को, उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? पीयूष नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम कहेंगे। और ये कोलोस्ट्रम एक्चुअल में कैसा रहेगा? येलो थिक रहेगा, और इसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी। साथ में क्या होगा? विटामिन ए, डी, ई के रहेगा, और इसके पास क्या होगा? लेस फैट होता है और लेस ही शुगर रहती है। ये हमारा किसके बारे में बात थी? कोलोस्ट्रम के बारे में। अब एक अगर हम ह्यूमन के ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या रेशो रहेगा, क्या क्या वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। तो पहला अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है लैक्टोज की, कितना? 7 ग्राम पर डेसीलीटर। तो एक डेसीलीटर में कितना है? 7 ग्राम तक क्या रहेगा? लैक्टोज रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारा लोअर कंटेंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स स्वीटर और थिनर बनाता है। अब जो लैक्टोज है ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और ये जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होगा तभी क्या होगा? जो हमारा चाइल्ड है उसको एनर्जी मिलेगी। और साथ में क्या करता है? ये सेरिब्रोसाइड होता है और न्यूरॉन की ग्रोथ कराने वाला होता है। ठीक है, अब ये जो लैक्टोज है इस पे एक्ट करता है कौन? साथ ही साथ ये लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन कराता है। इसके ऊपर वर्क करेगा लैक्टोबैसिलाई नाम का बैक्टीरिया, जो क्या करेगा? लैक्टोबैसिलाई क्या करेगा? स्टमक को एसिडिक बनाएगा, और साथ में क्या करेगा कि स्टमक के अंदर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए, वो भी इसका ध्यान रखता है। तो ये हमारा लैक्टोज के बेनिफिट रहेंगे। साथ में अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन कितना होता है? 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है सभी मैमल्स में। अगर बाकी मैमल्स के कंपैरिजन किया जाए ह्यूमन के मिल्क को, तो सबसे कम अमाउंट प्रोटीन का होता है। द प्रीडोमिनेंट केजीन इज पी केसीन विच फॉर्म मिसल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वॉल्यूम टू प्रोड्यूस सॉफ्ट फ्लूकेंट कर्ड इन इन्फेंट्स स्टमक। तो जो इन्फेंट के स्टमक में जो कर्ड बनता है वो किसकी वजह से बनता है? पैरा केसीन की वजह से बनता है। द TPAN
टोटल पोटेंशियली अवेलेबल न्यूक्लियोटाइड लेवल ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज अबाउट 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो यहाँ पे भी इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि जो TPAN है उसकी फुल फॉर्म क्या है, टोटल पोटेंशियली अवेलेबल न्यूक्लियोटाइड, मतलब कितने अवेलेबल न्यूक्लियोटाइड हैं जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें, वो कितने हैं 72 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट। तो रिलेटिवली लोअर कितना होता है 3.4 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हम अदर मैमल्स के कंपेयर करते हैं। तो प्रोटीन भी अदर मैमल के कंपैरिजन में कम है, फैट भी कम होता है। और जो अबाउट 98% लिपिड इन मिल्क आर क्या रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं और डाइग्लिसराइड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड भी रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा फैट है लिपिड, वो कौन से हमारे ट्राइग्लिसराइड है, और साथ में स्मॉल अमाउंट होता है डाइग्लिसराइड का, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और फॉस्फोग्लिसराइड का भी यहाँ पे प्रेजेंस होता है। तो फैटी एसिड कंपोनेंट क्या रहेगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना रहेगा 65%, मोनोसैचुरेटेड एसिड 30% और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना रहेगा बाकी हमारा 15%। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 5% सॉरी है ना, ये हमारे पास वैल्यूज रहेंगी। और अगर हम बात करते हैं अबाउट 167 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन मिल्क के अंदर। तो ये हमारा बात हुआ किसके बारे में, पीयूष के बारे में, यानी कि कोलेस्ट्रॉम के बारे में और कॉम्पोजिशन के बारे में जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जो इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के अभी मैंने जैसे बताया 3 टाइप के हम ब्रेस्ट मिल्क पढ़ते हैं। पहला होता है कोलेस्ट्रॉम, दूसरा ट्रांजिशनल मिल्क और तीसरा होता है हमारे पास मैच्योर मिल्क। अगर हम बात करते हैं जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसको हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं और स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन के बेसिस पे, मतलब कौन कितने दिन में, मतलब जैसे मैंने बताया ना पहले 3 दिन जो है वो कौन है कोलेस्ट्रॉम है, 5 से 14 जो 10 से 14 दिन रहेगा डिलीवरी के तो वो क्या आंसर रहेगा ट्रांजिशनल। इस तरह से हम क्या करें डे वाइज को डिवाइड करें। तो कोलेस्ट्रॉम के बारे में बात करते हैं। तो पहला मिल्क जो कब हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 4 डेज आफ्टर बर्थ। तो 2 से 5 या 2 से 3, 2 से 4 या 2 से 3 दिन तक जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। अभी मैंने बताया था थिक होता है, येलो कलर में होता है, और इसके साथ अगर हम बात करते हैं प्रोटीन एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है, विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करेगा जब एंटीबॉडीज रिच है, और मेनली इस पे एमसीक्यू भी पूछा जाता है कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, IgA एंटीबॉडीज होती हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर इम्यूनिटी बनाती हैं और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और साथ साथ क्या करता है ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह हेल्प करता है ताकि जो बेबी है वो अपना मिकोनियम जो है उसको पास कर सके। सेकंड है हमारा ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क की बात करते हैं वो कब सिक्रीट होता है फ्रॉम डे 5 टू डे 10 टू 14 तक हो सकता है। तो 5वें दिन से 10 या 14 दिन तक जो सिक्रीट होगा वो रहेगा हमारा ट्रांजिशनल मिल्क। अब धीरे धीरे जो है वो जो कोलेस्ट्रॉम था उसका कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है और इसमें क्या आने लगता है धीरे धीरे मोर फैट आने लगता है, लैक्टोज आने लगता है और कैलोरीज रिच हो जाता है ताकि ये क्या करे बेबी की ग्रोथ को सपोर्ट करे। ठीक है, और साथ में जो है क्वांटिटी जो मिल्क की थी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है फीमेल के अंदर। तीसरा हमारे पास रहेगा मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क क्या है, अब जो 10 से 14 दिन के बाद जो मिल्क हो रहा है वो रहेगा हमारा मैच्योर मिल्क। अब जब तक फीमेल लैक्टेट कर रहे हैं तब तक का। ठीक है, तो ये कैसा होता है थिनर और मोर वाटरी होता है अपीयरेंस में, लेकिन कैसा होगा न्यूट्रिशनली बैलेंस होगा। इसके अंदर प्रोटीन रहेगा, फैट, कार्ब, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम और एंटीबॉडीज वगैरह रहेंगी। और फर्दर जो हमारा मैच्योर मिल्क है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहला रहेगा फोर मिल्क और दूसरा रहेगा हिंड मिल्क। मान लो एक लेडी है जो क्या कर रही है अपने चाइल्ड को फीड कर रही है, तो जब फीड करा रही जैसे उसने फीड स्टार्टिंग कराया तो उस टाइम पे जो मिल्क आ रहा है वो कहलाएगा फॉर मिल्क, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फीड कराते समय ही जो गाढ़ा मिल्क आएगा वो कौन सा कहलाएगा हिंड मिल्क कहलाएगा। तो फोर मिल्क है वाटर मिल्क एट द बिगिनिंग ऑफ फीडिंग क्वेंचेस थर्ड्स, और ये क्या करता है जो प्यास बुझाता है, कह सकते हो जो हमारा बेबी है उसकी प्यास को बुझाता है। ठीक है, और दूसरा इसके जैसे ही पहला स्टेप जैसे ही सक करना शुरू किया जो पहला मिल्क आएगा वो कौन सा आएगा फोर मिल्क। सेकंड अब उसी के थोड़ी देर बाद जब वो सक कर रहा है तो वो कैसा आएगा दूसरा जो मिल्क होगा वो कहलाएगा हिंड मिल्क, जिसमें फैट कैलोरीज अच्छी रहेंगी और ये बेबी के गेन में और उसकी सटाइटी यानी कि भूख को शांत करने में मदद करता है। तो पहला मिल्क क्या करेगा जैसे वो सक करना शुरू करेगा प्यास बुझाएगा, दूसरा मिल्क क्या करेगा वो उसकी भूख को मिटाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मैच्योर मिल्क के 2 टाइप हो गए। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया पॉइंट 1
जो हमारा था स्तन्य की उत्पत्ति, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क तक हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर बी, स्तन्यपान या फीडिंग की टेक्निक्स क्या रहेंगी, कहाँ कहाँ पे फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो टेक्निक्स हैं फीडिंग की वो क्या रहेंगी। यहाँ पे आप देख लो, पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको एक बेटर पोजीशन पे आना है। अगर आप लेट रहे हैं या बैठ के पिलाना चाह रहे हैं जैसे भी, तो आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है। और जो बेबी का जो माउथ है उसको कहाँ रखना है, बिल्कुल निप्पल, जो ये जो हमारा एरियोलर वाला एरिया है, ये बेबी के माउथ के अंदर तक, इतना मतलब कंफर्टेबली यहाँ तक बेबी अटैच हो। और ध्यान रखना है जो इसकी नोज है, नोस्ट्रिल है, वो निप्पल को टच ना हो रही हो, ताकि वो क्या ना करे, जो उसका उसको रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा इशू क्रिएट ना करे। इस तरह से आपको क्या करना है, अटैचमेंट कराना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निक्स क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ मदर। तो मदर को क्या करना है, या तो बैठ सकती है या लेट सकती है, अपना अच्छे से सपोर्ट लेकर कंफर्टेबल पोजीशन में अपने बेबी के साथ। तो बेबी और मदर दोनों को क्या होना है, कंफर्टेबल होना है। पोजीशन ऑफ बेबी, होल बॉडी शुड सपोर्टेड रेदर देन द जस्ट नेक और शोल्डर। तो मतलब क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरी बॉडी को सपोर्ट करना है, ये नहीं कि गर्दन और वो पूरा। यहाँ पे देखो आर्म से, इस आर्म से यहाँ तुम देखो तो इस आर्म से क्या किया है, इस लेडी ने पूरा बेबी को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी जो सपोर्ट किया हुआ है बेबी को, तो यहाँ पे पूरा इसका आर्म, इसका केवल हेड ही नहीं बल्कि पूरा एक बेबी जो है पूरा सपोर्ट किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पोजीशन क्या करनी है कि पूरी बॉडी सपोर्ट करनी है, नेक और शोल्डर ही नहीं। और ही एंड बॉडी इज सेम प्लेन, दो जो है शी और जो उसका बेबी है वो उसको सेम प्लेन में होना चाहिए। नोज किसको नहीं टच करनी चाहिए, निप्पल को टच नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करे इस वजह से, ठीक है। ये पोजीशन हो गई। अब अटैचमेंट कैसे होना, तो बेबी का जो चीक है और उसकी जो साइड है या कॉर्नर है माउथ के, वो कहाँ पे टच होने चाहिए, रूटिंग रिफ्लेक्स के थ्रू वहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। और जब बेबी अपना माउथ ओपन करे तो उसके जो अटैचमेंट है वहाँ पे देखना चाहिए कि जो निप्पल है और जो एरियोला है, मोस्ट ऑफ द एरियोला वो बेबी के माउथ के अंदर आना चाहिए, ठीक है, उसको सराउंड करना चाहिए। तो ये हमारा अटैचमेंट का वो रहेगा। अब साइन क्या रहेंगे गुड अटैचमेंट के, कि बेबी जो है वो अपना माउथ क्या कर रहा है, वाइडली ओपन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द निप्पल और एरियोला जो है वो बेबी के माउथ के अंदर है। बेबी की चिन जो है वो टच कर रही है ब्रेस्ट को, और बेबी का लोअर लिप कैसे हैं, एवर्टेड हैं, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखते हुए जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी टेक्निक्स याद रखनी है। इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे है, सबसे पहला है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब जिसमें बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देना है ब्रेस्ट मिल्क। अगर मदर को क्या है, मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, या मदर की कीमो या रेडियोथेरेपी हो रही है, उस टाइम पे नहीं देना है। दूसरा, रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हो सकते हैं, लाइक अगर मदर को क्या है, एचआईवी है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अगर वहाँ पे अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस है तो वहाँ पे भी कम्प्लीटली इंडिकेटेड बताया, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहा गया। गैलेक्टोस्टीमिया मतलब क्या है, गैलेक्टोसीमिया मतलब जो गैलेक्टोज है बेबी उसका इंटॉलरेट है, मतलब उसको क्या नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में भी नहीं देना है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे अगर ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करा दिया जाएगा, तो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ विटामिन B12, अगर प्योर मदर है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन के, डी और फ्लोराइड की डेफिशिएंसी होगी। और बेसिकली अगर हम देखते हैं कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोरेजिक डिजीज़ वहाँ पे जो है न्यूबॉर्न में हो सकती है। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कवर होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा पॉइंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्तन्य के अभाव और कंप्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत वाग्भट क्या कहते हैं, अगर नारी स्तन्य के अभाव में, तो अगर मतलब किसी को मिल्क जो है वो सही से या फीमेल सही से लैक्टेट नहीं कर पा रही है, तो उसके टाइम पे क्या करना है, अजा दूध अथवा गोदूध देना चाहिए। इस दूध को क्या करना है, लघु पंचमूल, जो हमारे शालपर्णी कृष्णपर्णी बृहतिकंठकार्य गोक्षूर है, या हमारा किसे शालपर्णी कृष्णपर्णी से सिद्ध करके शकरा मिलाकर देने के लिए बताया गया, कि अगर किसी स्त्री को जो है वहाँ पे स्तन्य का अभाव है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे स्तन्य अपनयन काल और विधि। मतलब किस तरह से, अब स्तन्य अपनयन का मतलब क्या है कि किस तरह से बेबी से धीरे धीरे हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को हटाना है या
उसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट है उसको छुटाना है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे क्या बताया गया कि जब आपका बच्चा जब दांत आ जाए तो 1 वर्ष के बाद क्या करना चाहिए, धीरे-धीरे स्तन्यपान का परित्याग कराना चाहिए। तो उसको कराने के लिए क्या करना है, तथा क्षीर को पूर्वोक्त पंच मूल क्वाथ से साधित कर लघु और बृहत अन्न का सेवन कराना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिंपल है कि भाई धीरे-धीरे उसको छुटाना है, लेकिन छुटाएँगे कैसे? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्तन्य अपनयन मतलब बच्चे को मिल्क छुटाने के लिए या उसकी फीडिंग हैबिट को छुटाने के लिए स्त्री के स्तनों पर क्या कर दो, लेप वगैरह कर दो या क्रीमी विभत्स रूप दे दो। मतलब ऐसा दे दो कि वहाँ पे क्रीमी उत्पन्न हो गया, तो बच्चा क्या होगा, वो डर जाएगा, उसको देख मतलब उसको देख ही नहीं पाएगा, ठीक है? यवक का आसेक करके अलतक सिंदूर आदि द्वारा ऐसा कर दो कि वहाँ पे फ़ील हो बेबी को कि वहाँ पे क्या है, रक्त वगैरह निकल रहा है या वहाँ पे घाव वगैरह बना है। तो अगर शिशु उसका दर्शन करेगा तो वो क्या करेगा, उसको त्याग देगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ आज हम चैप्टर नंबर 4 में पॉइंट 4 तक के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।